आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये इनकम टैक्स का बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। मतलब ये कहा जाए तो ये इनकम टैक्स की जड़ है बेटा। ये चैप्टर अगर हमने सीख लिया तो हम किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर सकेंगे और हम ये पता लगा सकेंगे कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर टैक्सेशन लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना कि क्या वो भारत का निवासी है या भारत का रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर, उसी के बेस पर टैक्सेशन डिपेंड होता है। कौन कौन सी इनकम उस व्यक्ति को टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी उस व्यक्ति को टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर वो भारत का रेजिडेंट नहीं है तो कुछ स्पेशल केस में ही वो इनकम पे टैक्स पे करता है, टैक्सेबिलिटी होती है। अगर वो भारत का रेजिडेंट है तो लगभग सभी इनकम पे उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो बाद में पढ़ेंगे डियर, लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो भारत का रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कितने पर्सन होते हैं मैं आपको बता दूँ। पहला डियर यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताया गया है। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा बेटे फर्म, और चौथा कंपनी। ठीक है, और AOP और BOI, AOP और BOI। ठीक है, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर। तो हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन फॉर द इंडिविजुअल पर्सन, फॉर द इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, चलिए। तो देखो, इंडिविजुअल पर्सन के लिए दो टाइप्स के स्टेटस होते हैं। पहला होता है रेजिडेंट। पहला कौन सा होता है डियर? रेजिडेंट। और दूसरा होता है नॉट रेजिडेंट। पहला होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉट रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट बनते हैं तो फिर आपको डियर ध्यान रखना है कि क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। अगर आप नॉट रेजिडेंट हो जाते हैं तो फिर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अगर आप रेजिडेंट बनेंगे तो बाद में हम चेक करेंगे कि भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है आप, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो हैं बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ROR का मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर। और RNOR का मतलब रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, ये जो हम आपको बता रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए बेसिक कंडीशन है, ये इंडिविजुअल और HUF दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। तो देखो कौन सी बेसिक कंडीशन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो आप यहाँ पे रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का जो हिसाब किताब है वो एडिशनल कंडीशन को पूरा करने पर मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपको रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट इन दोनों के बीच में आपको बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। और अगर आप बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप नॉट रेजिडेंट माने जाएंगे। तो फिर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया, डियर ध्यान से समझना, अगर आपने बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर आप बेसिक कंडीशन को ही पूरा नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो आप नॉट रेजिडेंट माने जाएंगे। और नॉट रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन पे चलते हैं। ये इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन है, जैसे ऊपर बताया जा चुका है कि ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है? इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हाँ जी,
ये देखिए इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया, एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति रेजिडेंट कब माना जाएगा, जब वो ये जो दो कंडीशन है ए और बी, ए और बी, ये जो दो कंडीशन है डियर ए और बी, इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर देगा। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। पहली बेसिक कंडीशन है बेटे, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो डियर ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट ईयर जिसमें हम जी रहे हैं। उस प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप भारत में 182 डेज, 182 दिन, 182 डेज कम से कम, अगर आप भारत में कम से कम 182 दिन रुकते हैं, ज़्यादा रुक सकते हैं लेकिन कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट अगर आप भारत में 182 दिन रुकते हैं या उससे ज़्यादा रुकते हैं, लेकिन 182 दिन आपको पूरे करने हैं, तो आप बेसिक कंडीशन को पूरा करते हैं, ठीक है, इस करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें हम जी रहे हैं, क्लियर, जिसमें हम कमा रहे हैं पैसा, इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर बेटे जिसमें हम प्रीवियस ईयर की कमाई हुई इनकम पे टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब टैक्स पे वाला ईयर, क्लियर, ओके। तो देखो पहली कंडीशन इसके अंदर बताई गई 182 डेज आपको स्टे करना है भारत के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 182 डेज तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। अगर आप 182 डेज पूरे नहीं करते हैं तो और करके कंडीशन दी गई है, आप दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, तब आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंट माने जाओगे। ओके, तो ठीक है भाई, पहली कंडीशन तो पढ़ ली। दूसरी कंडीशन क्या है देखें। दूसरी कंडीशन है आपको इंडिया के अंदर उस प्रीवियस ईयर में जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपको 60 दिन आप भारत में रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिन 60 डेज अगर आप भारत में रहे हो एटलीस्ट, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने करंट ईयर में तो चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन रह लिया, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 सालों में आपको 365 दिन पूरे करने हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। हाँ जी, ये देखिए डियर, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा और ये चौथा, 1 2 3 और 4, ठीक है, और ये अपना करंट ईयर। आपने डियर इधर आपने कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ जी ठीक है, डन। आपने इधर आपने 60 डेज पूरे कर लिए, ठीक है, इधर आपने 60 डेज पूरे कर लिए, तो आपको, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखना, ये कौन सा ईयर है डियर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल, इन 4 सालों में ध्यान रखना डियर, आपको कितने डेज पूरे करने हैं, आपको 360 डेज 365 डेज पूरे करने हैं, 365 डेज पूरे करने हैं, 365 डेज पूरे करने हैं, ठीक है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर आपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज आपने स्टे किया है या 60 डेज से ज़्यादा किया है लेकिन 182 डेज नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल उसमें आपने क्या
365 दिन पूरे किए हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपने 365 दिन पूरे कर लिए हैं तो आप ये जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो आप फुलफिल करेंगे और आप क्या माने जाएंगे, रेजिडेंट माने जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक कंडीशन। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। बेसिक कंडीशन के बाद डियर आप बन गए यहाँ पे रेजिडेंट। ठीक है, अगर हाँ, लेकिन इधर थोड़ी सी कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, कुछ अपवादिक स्थितियाँ दे रखी है डियर, उसको समझना है। तो देखो जो ये कंडीशन ज़रा ध्यान से देखना, अब जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को। ये जो दूसरी वाली डियर कंडीशन है ना, ये कुछ मामलों में ही अप्लाई होती है। ठीक है, मतलब हाँ जी, मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या है। ये जो 60 डेज वाली कंडीशन है ना डियर, ये इन लोगों पे अप्लाई नहीं होती है। कौन से लोग भाई, कौन से लोग, ये वाले लोग। ठीक है, इन लोगों पे अप्लाई नहीं होती है। अच्छा जी, समझ में आया। तो देखो कौन कौन से लोग हैं। इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो ध्यान रखना डियर, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि जल समुद्र, ठीक है, जल समुद्र या इंडियन शिप का मेंबर है। ठीक है, दूसरा वो व्यक्ति जिसने भारत छोड़ा है अपनी जॉब पाने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत छोड़ के गया है। ठीक है ना, रोजगार पाने के लिए वो भारत को छोड़कर गया है। उन व्यक्तियों के ऊपर ध्यान रखना डियर, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। मतलब 60 डेज वाली आप कंडीशन लगा नहीं सकते, उनको भारत में 182 डेज पूरे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ओके, दूसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर, सच पर्सन मस्ट बी एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस आउटसाइड इंडिया। देखो, ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल व्यक्ति है। ठीक है, मतलब उसके कोई रिश्तेदार में या उसके कोई एसेंडेंट या फिर डिसेंडेंट भारत में रहे हैं। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है वो भारत के बाहर रह रहा है। ठीक है ना, भारत के बाहर ही सब कुछ, उसका अरेंजमेंट भारत के बाहर का है। ठीक है, भारत के बाहर ही वो एम्प्लॉयमेंट है उसका या उसका बिजनेस है, लेकिन वो भारत में घूमने आया है, भ्रमण के लिए आया है, मतलब विजिट के लिए आया है, घूमने के लिए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी डियर ध्यान रखना, जो 60 डेज वाली कंडीशन है वो पूरी नहीं होगी। ओके, ये बात है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो कि जल समुद्र या फिर इंडियन शिप का मेंबर है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत छोड़कर गया है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो भारत के बाहर ही रहता है, भारत के बाहर ही उसका सेटलमेंट है, सब कुछ भारत के बाहर है। ठीक है, उसका बिजनेस, उसका घर बार सब भारत के बाहर है। ठीक है, वो भारत घूमने आया है, पहले उसके अग्रज पूर्वज भारत में रहते थे। ठीक है ना, भारतीय मूल का व्यक्ति है वो, लेकिन अब भारत के बाहर रहता है, वहीं वो सेटल हो चुका, वो भारत विजिट करने के लिए आया था। ठीक है, ऐसे लोगों पे डियर ध्यान रखना, ऐसे लोगों पे 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना 60 डेज वाली, ये वाली कंडीशन ये अप्लाई नहीं होती है डियर, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली 60 डेज वाली। ओके, ये बात है। हाँ जी, यही बात थी, तो मैंने आपको ये बता दी। अब आगे चलते हैं। एडिशनल कंडीशन, हाँ जी, आप अब क्या बन गए, चलो मान लो अपन ने ये तो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बन गए साहब, क्या बन गए, हम बन गए रेजिडेंट। तो हमें देखना है अब रेजिडेंट बनने के बाद कि भाई रेजिडेंट बनने के बाद आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, बाल सही कर लेता हूँ मैं थोड़े से। हाँ जी, अब ठीक है। तो देखो, एडिशनल कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी डियर, ध्यान रखना। एडिशनल कंडीशन के अंदर दे रखा है, एडिशनल कंडीशन के अंदर दे रखा है कि भाई हाँ, अगर आप रेजिडेंट बन गए हैं
तो आपको इन दोनों कंडीशनों को एक साथ पूरी करना पड़ेगा। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है एंड जी, यहाँ लिखा हुआ है एंड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एंड, है ना। एंड का मतलब होता है पूरी कंडीशन फुलफिल करना, ठीक है, दोनों। ओके, दोनों कंडीशन हम पूरी फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि भाई प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 सालों में, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 सालों में आपने 730 दिन 730 दिन भारत में बिताए हों। हाँ जी, 730 दिन भारत में बिताए हों। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में, प्रीवियस ईयर खत्म, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के, खत्म नहीं, जस्ट पहले के 7 सालों में प्रीसीडिंग, जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 सालों में आपने भारत में 730 दिन रहे हैं या उससे ज़्यादा रहे हैं, पर 730 दिन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के कोई भी 10 सालों में, कोई भी नहीं, चलो ये तो गलत हो गया, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 सालों में कोई भी 2 साल, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, क्लीन है बिल्कुल। तो देखो भाई, ठीक है, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखो ये 10 साल हो गए, ठीक है, ये 10 साल हो चुके। हाँ जी, अब ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये वाला यहाँ यहाँ प्रीवियस ईयर। तो बात को समझेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर ख़त्म, जैसे प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 साल, प्रीवियस ईयर से, जैसे मान लो ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 साल, इन 10 सालों में कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल आप क्या रहे हैं, रेजिडेंट रहे हैं। आप कोई भी 2 साल क्या रहे हैं, रेजिडेंट, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है ही इज रेजिडेंट एट इन एनी 2 out of 10 years जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, ये क्लास जनरल क्लास थी, और ये CA IPCC लेवल, इंटर CA में इंटर CS एग्जीक्यूटिव्स और BCom लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इनकम टैक्स की। बाय।